नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। आपका फर्स्ट कि 100% कंटेंट क्लियर होना चाहिए ताकि वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड, रिफ्रेशर, सैंपल पेपर किसी चीज़ की नीड ही ना हो। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर होगा आपका। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो आपके 9th लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। इससे हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे और फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पेपर में एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस है। हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। एंड फोर्थ, इस वीडियो में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं नोट्स के द्वारा आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका ये बेहतरीन चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन टॉपिक। और सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। जब हम देखते हैं कि दुकानों पे लिखा होता है प्योर देसी घी, आपने वर्ड देखा होगा, या लिखा होता है कि भाई प्योर गोल्ड, तो इस प्योर का क्या मतलब है। नॉर्मली प्योर का मतलब होता है कि इसमें कोई और चीज मिक्स ना हो, लेकिन साइंस में इसका क्या मतलब है, विज्ञान में क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच ऑलवेज हैज द सेम कलर, ऐसा सब्सटेंस जिसका सेम कलर हो, टेस्ट हो और टेक्सचर हो। समझिए बात को, ऐसा सब्सटेंस जिसका हमेशा सेम कलर हो, हमेशा सेम टेस्ट हो और उसका बनावट यानी टेक्सचर हमेशा सेम हो एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर जब किसी सब्सटेंस का सेम कलर होता है, टेस्ट होता है या फिर टेक्सचर होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर, इज प्योर सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और ये आंसर जब आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, ये प्योरली आंसर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। यही आंसर एक बच्चे को लिखना चाहिए अगर आपसे पूरे नंबर चाहिए तो। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस विच ऑलवेज हैज द सेम कलर, जिसका सेम कलर हो, टेस्ट हो या टेक्सचर हो एक गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पर, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। वहीं मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर किसे बोलेंगे। मिक्सचर इज formed when two or more substances, elements or compound are mixed at random। मिक्सचर, नाम ये मिक्सचर कब तैयार होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसी को तो मिक्सचर बोलते हैं ना हम लोग। मिक्सचर नमकीन आती है, मिक्सचर नमकीन का मतलब क्या है, बहुत सारी नमकीन मिक्स होगी। मिक्सचर वर्ड का मतलब ये बहुत सारी चीज मिलावट होगी। तो साइंस में हम लिखेंगे मिक्सचर इज फॉर्म, मिक्सचर फॉर्म होता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड आर मिक्स्ड एट रैंडम, एक रैंडमली यानी एक फिक्स रेशियो नहीं होगा, किसी भी रेशियो में दोनों आपस में मिल जाएं, या तो दो से ज्यादा सब्सटेंस हो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो। तो मिक्सचर कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार वाटर में शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, है ना। हमने नींबू के साथ पिया होगा आपने लेमन वाटर, तो वाटर के साथ शुगर मिलाते हैं तो वो एक मिक्सचर बन गया। हमने वाटर के साथ सॉल्ट मिलाया तो वो भी एक मिक्सचर बन गया। अगर हम केमिकली देखें, इस अगर आप इस टेबल को समझ लोगे तो आप इस पूरे चैप्टर का ना बैकग्राउंड तैयार कर लोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को अगर हम देखें तो बेसिकली केमिकल बेस पर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। मैटर को केमिकल बेस पर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एक होता है मिक्सचर, जिसकी बात हम कर भी रहे थे कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका टेस्ट, कलर, टेक्सचर एक निश्चित टेम्परेचर पे हमेशा फिक्स होता है। मिक्सचर में मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो मैटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी के होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये बच्चे ने गलत लिखा है, इसे आप कंपाउंड कर लेना, इसको होगा दे आर कंपाउंड, ये
कंपाउंड होगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, जो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। और मिक्सचर भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो केमिकली अगर हम देखें तो मैटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस, सेकंड होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर भी दो होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो पहला हम इस चैप्टर में मिक्सचर पढ़ेंगे। जब ये मिक्सचर पूरा टॉपिक हो जाएगा देन हम प्योर सब्सटेंस में वापस आएंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की दो टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऊपर ही बता चुका हूं मैं टेबल में आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, किस टाइप के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर नाम देते हैं, या होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री। एक होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसकी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, यानी आप इसकी बाउंड्री को देख नहीं सकते। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये मिक्स होने के बाद ना इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते। जैसे अगर आपने वाटर में शुगर अच्छे से मिक्स कर दिया तो मिलने के बाद ना चीनी आपको दिखाई नहीं देगा। पानी में जब शुगर जो है, चीनी जो घुल जाता है या नमक जो घुल जाता है ना, उसके बाद आपको चीनी या नमक पानी के अंदर दिखाई नहीं देगा, वो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं नो विजिबल बाउंड्री। नो विजिबल बाउंड्री मतलब आपको वो एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। तो एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका नो विजिबल बाउंड्री होता है, यानी उसके अंदर आपको बाउंड्री दिखाई नहीं देगा। इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच ऑलवेज हैज जिसका सेम कलर हो, टेस्ट हो या टेक्सचर हो, एक गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पर, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं रैंडमली। जैसे कि पानी के अंदर शुगर मिलाया, वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया, तो दे आर कॉल्ड मिक्सचर। अगर हम मैटर को केमिकली, अगर केमिकल बेस पे डिवाइड करें, अगर हम केमिकली मैटर को डिवाइड करें तो मैटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फिर हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि दो कैटेगरी के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसका नो विजिबल बाउंड्रीज होती है, यानी एक बार घुलने के बाद आप इसकी बाउंड्रीज को नहीं देख सकते, आप इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते। अभी और भी पॉइंट बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज ले लूं, अभी और भी पॉइंट आएगा। इसमें आपने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री। होमोजीनियस मिक्सचर के कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि मान लीजिए आपने पानी के अंदर, आपने वाटर के अंदर मान लीजिए चीनी भी घोल दिया, आपने मान लीजिए पानी के अंदर सॉल्ट भी घोल दिया, चलिए, और आपने मान लीजिए पानी के अंदर लेमन जूस यानी कि नींबू का रस भी मिला दिया। तो इतना सब मिलने के बाद जब आप इसको अच्छे से मिला दोगे ना, तो इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी शुगर, सॉल्ट, लेमन, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ये मतलब है आप इसकी बाउंड्री को नहीं देख सकते। घुलने के बाद पूरी तरह से घुल जाएगा, आपको ना तो शुगर दिखाई देगा, ना सॉल्ट दिखाई देगा, ना लेमन, आपको केवल वाटर दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जब आप इसे घोल दोगे ना तो शुगर, सॉल्ट, लेमन सब कुछ घुलने के बाद एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल जो है वो ज़्यादा बड़े बच जाएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल छोटे बच जाएंगे, लेमन के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी सब कुछ इक्वल तरीके से घुलता है, कोई भी ज़्यादा नहीं घुलता, कोई भी कम नहीं घुलता, सब इक्वली आपस में यूनिफॉर्म हो जाते हैं। तो इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मास, ये पूरे मास में यानी पूरे पानी में इक्वली मिक्स हो जाते हैं। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन कहते हैं। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बार बार भी दे रहा हूं, वाटर एंड सॉल्ट या वाटर एंड शुगर। जब आप पानी के अंदर नमक मिलाते हो या पानी के अंदर चीनी मिलाते हो तो दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं पे बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसके अपोजिट होगा। कई बार पेपर में डिफरेंस भी आता है कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैंने आपको 3-4 पॉइंट होमोजीनियस के बताया, वैसे 3-4 पॉइंट आपको हेट्रोजीनियस के याद करना है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्री होगी, यानी आप इसमें जब पानी के अंदर घोलोगे ना तो आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आपने पानी के अंदर सैंड यानी पानी के अंदर रेत
सैंड मतलब रेत, यानी पानी के अंदर अगर आपने मिट्टी मिला दिया या पानी के अंदर रेत मिला दिया तो रेत आपको पानी में क्लियरली दिखाई देगा। विजिबल बाउंड्री मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होते हैं वो मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, तो वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के विजिबल बाउंड्रीज होते हैं ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इनके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि सैंड हो गया या कुछ और मिलाओगे तो वो आपको क्लियर दिखाई देगा कि हाँ विजिबल बाउंड्री है उनकी। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। अब जब घुलता ही नहीं है तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे होगा? इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं पाया जाता। कोई पार्टिकल ज्यादा घुल जाता है, कोई पार्टिकल कम घुलता है। थ्रू आउट इट्स मास, इसके पूरे मास में यूनिफॉर्म कंपोजिशन पार्टिकल नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल पाया जाता है। इसका एग्जांपल है वाटर प्लस सैंड, कि जब आपने पानी में रेता घोलोगे ना तो रेता जो सैंड है वो मिक्स नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कई बार पेपर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस भी आता है। तो होमोजीनियस में मैंने आपको बताया नो विजिबल बाउंड्री, इसमें लिखोगे विजिबल बाउंड्री। इसमें जो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल नहीं होते। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सैंड, ये तीन आप डिफरेंस कर दोगे, इनफ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी होमोजीनियस होते हैं उनको सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड, होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेन मिक्सचर, जैसे मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि एक सॉल्यूशन जो होता है होमोजेन मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस का। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी दो पार्ट पाए जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं सॉल्यूट। हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, बट आप ये याद रखना कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल लिया आपने कि आपने शुगर यानी चीनी को घोला पानी के अंदर, तो इनमें से एक सॉल्वेंट है और एक इनमें से सॉल्यूट है। अब कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट अभी हमने सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको दिया है कि जब चीनी को पानी में घोलेंगे तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा सॉल्यूशन का, या सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो भी बेस्ट एग्जांपल होगा सॉल्यूशन का। तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ सॉल्यूशन तो आप बताओगे, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, और मेन कंपोनेंट जो होते हैं सॉल्यूशन के वो दो होते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर या फिर शुगर वो सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि सॉल्यूशन के दो कैटेगरी होते हैं, यानी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप चीनी को, शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो आपको पता है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, पानी ज्यादा रखना पड़ेगा। पानी तो आपको ग्लास भर लेना पड़ेगा। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे वाटर की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी और शुगर की क्वांटिटी कम होगी। शुगर आप कितना मिक्स करोगे? 1 चम्मच 2 चम्मच मैक्सिमम। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट, उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उनको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उनको सोल्यूट कहते हैं। याद हो गया? सॉल्वेंट होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सोल्यूट होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। यानी एक सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा। जैसे मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं। अ सॉल्वेंट इज द मटेरियल प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वो मटेरियल है जो प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन में। किसी सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन इज अ सोल्यूट इज द मटेरियल, सोल्यूट वो मटेरियल होता है प्रेजेंट इन द सिमिलर क्वांटिटी या स्मॉलर क्वांटिटी। आप सिमिलर की जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉलर क्वांटिटी। आई थिंक स्मॉलर क्वांटिटी बेस्ट वर्ड होगा,
स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। अ सोल्यूट इज द मटेरियल, सोल्यूट वो मटेरियल होता है प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी, जो स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक सॉल्यूशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने पानी में शुगर को मिक्स किया या वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आपसे पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, वही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पेज को रिवाइज करने के बाद ये कंप्लीट हो गया पेज। मैंने आपको बताया इस पेज पे सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उसकी विजिबल बाउंड्री, नो विजिबल बाउंड्री होते हैं, यानी आप वाटर को, शुगर को, सॉल्ट को, लेमन को आप अलग अलग नहीं देख सकते घुलने के बाद। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी सभी चीज इक्वल अमाउंट में मिक्स होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है ये सभी चीज इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाता है। और वाटर, सॉल्ट इसके एग्जांपल थे। हेट्रोजीनियस में मतलब मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर विजिबल बाउंड्री होती है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या मिक्स है, और इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी विजिबल बाउंड्री होती है, वो क्लियरली दिखाई देता है। इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है क्योंकि कोई चीज ज्यादा मिक्स होता है, कोई चीज कम मिक्स होता है, जैसे कि वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करना एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है, दे आर कॉल्ड सोल्यूट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अब नेक्स्ट पे लेके आता हूं कि एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके बुक से लिए गए क्योंकि ज्यादा नंबर में आते हैं, 3-4 नंबर में आते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी, द सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, या होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। देखो अभी आपको बताया था ना कि अब इस पेज को लेके आता हूं मैं, देखो यहां मैंने आपको बताया था ना, ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं आर कॉल्ड सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, आर स्मॉलर, ये गलत वर्ड लिखा है शायद बच्चे ने बार बार, यहां स्मॉलर आएगा, स्मॉलर वर्ड। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन, पार्टिकल जो होते हैं सोल्यूशन के आर स्मॉलर, वो बहुत छोटे होते हैं देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, तो इसलिए आप इनको आंखों से नहीं देख सकते। सोल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आप इसके पार्टिकल को आंखों से नहीं देख सकते। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा, यानी लाइट जो होती है ना सोल्यूशन के आर पार हो जाती है। मान लीजिए सोल्यूशन है, आपने यहां पे सोल्यूशन बना रखा है, आपने पानी के अंदर चीनी को घोल रखा है, ये सोल्यूशन है, तो लाइट इसके आर पार हो जाती है। लाइट इसके जब आर पार हो जाएगी ना तो लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा, आप लाइट को देख नहीं पाओगे क्योंकि लाइट आर पार हो जाती है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में लाइट का जो पाथ होता है वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि लाइट जो होती है वो आर पार हो जाती है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन द्वारा, यानी आप फिल्टर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने पानी के अंदर चीनी घोल दिया और फिर चीनी को आप फिल्टर कर लोगे, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप पानी के अंदर नमक डालोगे तो आप नमक को फिल्टर नहीं, हाँ और मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते। एक बार पानी के अंदर चीनी घुल जाए, एक बार पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स हो जाए तो आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते। सोल्यूशन इज स्टेबल, सोल्यूशन जो है स्टेबल होता है एज द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन नहीं होते अनडिस्टर्ब, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है। इसका क्या मतलब है, जब आप सोल्यूशन यानी कि पानी के अंदर आपने चीनी घोल दिया ना और आपने अनडिस्टर्ब कर छोड़ दिया, इसको ऐसे ही घोल कर छोड़ दिया, आपने पानी के अंदर वाटर के अंदर सॉल्ट घोल दिया, चलो सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं कि आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को घोल दिया, तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट थोड़ी देर बाद नीचे आके बैठ जाएगा, जबकि मिट्टी वगैरह में होता है, रेत वगैरह में होता है। आपने देखा होगा रेत को आप घोलोगे ना, जब सैंड को आप मिक्स करोगे तो सैंड जो है, रेत जो है, मिट्टी जो है, वो बाद में नीचे आके बैठ जाती है, देखा ना आपने, नीचे आके जमा हो जाती है। लेकिन सॉल्ट में ऐसा नहीं होगा, होमोजीनियस में ऐसा नहीं होगा, सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। सोल्यूशन जो होता है स्टेबल होते हैं, तो इसके पार्टिकल जो होते हैं सेटल नहीं होते, पार्टिकल डू नॉट सेटल, इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, इसके पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, वो नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो सोल्यूशन की थी। क्या क्या
प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आप इनको देख नहीं सकते। पाथ ऑफ लाइट जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा सॉल्यूशन में, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन द्वारा, और ये स्टेबल होते हैं, मतलब इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, जब इसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं। सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, जो आप पढ़ रहे हो बार बार सॉल्यूशन, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इवन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आप एक चीज पढ़ोगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो बड़ी क्लास में। तो अभी हमारे 9th क्लास में बस ये दो हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दो टाइप्स के सॉल्यूशन 9th में, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखोगे, दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कैटेगरी होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ना आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, सोल्यूट मतलब चीनी, आप चीनी याद रखो सोल्यूट है, क्योंकि जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। तो आप चीनी याद रखो, सॉल्ट याद रखो, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, जब और ज्यादा चीनी नहीं घुल सकता इन ए सोल्यूशन। भाई एक बात बताओ, आपने एक गिलास पानी लिया, आप ऐसा एग्जांपल समझो, आपने एक गिलास पानी लिया, आप इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 10 चम्मच 15 चम्मच आपने इसमें चीनी घोल दिया। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है ना, एक ऐसा लिमिट आएगा जब ये चीनी को घोलना बंद कर देगा, जब ये सॉल्ट को घोलना बंद कर देगा, कह देगा भैया बस इनफ करो, अब नहीं घोल सकता मैं। आपने एक गिलास पानी लिया, अब उसकी एक लिमिटेशन है, वो 5 चम्मच 10 चम्मच 15 चम्मच, इसके बाद वो सॉल्ट को नहीं डिसॉल्व कर सकता। एक लिमिट के बाद सॉल्ट या चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो व्हेन नो मोर सोल्यूट, सोल्यूट मतलब चीनी या नमक, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, जब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता ना सोल्यूशन में एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, देन इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा बच्चों एक गिलास पानी ले लो और जाओ इसमें ना एक गिलास पानी के अंदर जितना आप नमक घोल सकते हो घोलो। तो आपने एक गिलास पानी लिया, अब उसके अंदर आपने 1 चम्मच 2 चम्मच 3 10 15 20 आप घोलते गए। फिर आप आए 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप मेरे पास आए कि सर और ज्यादा इसमें नमक नहीं घुल सकता। तो जैसे आप बोलोगे ना कि और ज्यादा इसमें नमक नहीं घुल सकता, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब आप हार जाओगे, जब आप मना कर दोगे कि व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, और ज्यादा चीनी नहीं घुल सकता इस सोल्यूशन के अंदर, तो उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जो इसका उल्टा है। व्हेन मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, जब और ज्यादा सोल्यूट घुल सकता है, और ज्यादा सोल्यूट मतलब और ज्यादा चीनी घुल सकता है, और ज्यादा नमक घुल सकता है। तो जब और ज्यादा सोल्यूट घुल सकता है इसे एक सोल्यूशन के अंदर एक गिवन टेम्परेचर पर, एट ए गिवन टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। मैं एग्जांपल समझाऊं, आपको मैंने एक गिलास पानी दिया और आपने उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच 10 चम्मच घोलने के बाद मना कर दिया कि और ज्यादा नमक इसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, तो वो सैचुरेटेड है। आप मान लीजिए आपने इसमें 4 चम्मच चीनी घोल दिया और आप मेरे पास आ गए कि सर और नहीं घुल सकता। आप तो कह रहे हो सैचुरेटेड है कि और नहीं घुल सकता, लेकिन मैंने 2 चम्मच और घोल दिया, जबरदस्ती मेहनत करी और मेहनत करके मैंने 2 चम्मच और घोल दिया। तो जब आप लेके आए थे ना, अगर और ज्यादा घुल सकता है, अगर और ज्यादा चीनी घुल सकता है, तो उसको अनसैच, जब तक उसमें और ज्यादा चीनी या नमक घुल सकता है, जब तक उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो जब घुलना बंद हो जाए सैचुरेटेड, और जब घुलता रहे तो सैचुरेटेड। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए। पहले कंसंट्रेशन का रियल मतलब समझिए। आपकी मम्मी ने आपके लिए चाय बनाया, ठीक है, या आपने मम्मी के लिए चाय बनाया और उसके अंदर चीनी ज़्यादा डल गई, ठीक है, चाय में चीनी ज़्यादा, घर में होता है ऐसा। तो आप क्या बोलते हो, ओहो बहुत मीठा है। हमने आम भाषा में बोला बहुत मीठी, चाय बहुत मीठी है। हमने लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बोला कि मम्मी चाय बहुत मीठी है, बट उसको साइंस में बोलेंगे कि मम्मी चाय के अंदर चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सुना आपने मैंने क्या बोला? अगर चीनी ज्यादा घुल जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि चाय बहुत मीठी है, बट उसको साइंस में बोलेंगे कि चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। उल्टा भी कर सकते हो कि मान लीजिए चीनी बहुत कम है चाय के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि चाय बहुत फीकी है, यानी इसमें चीनी कम है। तो आप उसको साइंस में बोलोगे कि मम्मी चीनी के अंदर चाय के अंदर चीनी का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन होता है किसी चीज की मात्रा, कंसंट्रेशन मतलब होता है किसी चीज की मात्रा, किसी चीज की क्वांटिटी। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट
अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन निकालें, अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला, अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल भी आपके बुक में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना सोल्यूट होगा वो ऊपर, सोल्यूट आपको याद होगा चीनी जिसकी क्वांटिटी कम होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी घुलने के बाद जो तैयार हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 5 ग्राम मैंने शुगर ले लिया, चीनी ले लिया, और 95 ग्राम मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने एग्जांपल देता हूं। तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? 5 ग्राम आपने शुगर ले लिया, 95 ग्राम आपने वाटर ले लिया, और दोनों मिला दोगे तो 100 ग्राम हो गया। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है, तो देखो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसे 5 लिख दो। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इसको बोलते हैं जो मिक्सचर तैयार हुआ, तो मिक्सचर है 100 और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, तो बोलेंगे 5%। तो कंसंट्रेशन जो आया सॉल्यूशन का वो 5% आया। सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, काट पीट का हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल अगले पेज पर। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, पहला। दूसरा, इसके पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए आप इसको आई से नहीं देख सकते। पाथ जो होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर को, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द्वारा फिल्टर नहीं कर सकते आप। और ये स्टेबल होता है, इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होते जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, जब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, जब और ज्यादा चीनी नहीं घुल सकता, जब और ज्यादा नमक नहीं घुल सकता किसी सॉल्यूशन में एक गिवन टेंपरेचर पर, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, जब और ज्यादा सोल्यूट घुल सकता है, जब और ज्यादा चीनी घुल सकता है एक सॉल्यूशन में एक गिवन टेंपरेचर पर, तो उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन का? तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है ऊपर आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100, काट पीट करेंगे और ये हमारा देगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं, देखिए अगला पेज। एक और तरीका है जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपके बुक का दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 बोल सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक और तरीका है, क्या सर जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर लिख दो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई 100। एक और तरीका है कि सोल्यूट ऊपर लिख दो और सॉल्वेंट नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई 100। बट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करते हैं, पहला ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी मैं बुक का एग्जाम्पल, देखो बुक का एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बट फॉर्मूला दिया हुआ है तो लिख लो, याद कर लो, बट यूज पहला फॉर्मूला ही होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का दूसरा मेथड है कि सोल्यूट ऊपर लिख दो, सोल्यूट याद है ना जिसकी क्वांटिटी कम होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट याद है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि 5 ग्राम मैंने क्या लिया था, अभी याद करो, चीनी लिया था, तो 5 ग्राम ऊपर आएगा। 95 ग्राम जो लिया था मैंने वो पानी लिया था, तो 95 ग्राम ये आएगा और मल्टीप्लाई 100, फिर काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला सीख रहे हैं, सॉल्यूट ऊपर आएगा, सॉल्वेंट नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। नाउ एग्जांपल 2.1, ये आपके बुक का एग्जांपल है, ठीक है, बुक में आपको एग्जांपल दिया न्यूमेरिकल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यूटी टेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। देखिए 40 ग्राम जो है वो सॉल्ट है, 40 ग्राम सॉल्ट है, यानी ये सोल्यूट हो गया, नमक है, ये सोल्यूट हो गया, ठीक है। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, अब वाटर पानी कितना है, पानी है 320 ग्राम, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूट है, ये सोल्यूट है, और ये आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दोगे तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय परसेंटेज, और आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और मुझसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम, अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको, ऊपर ही बता दिया कि जो सोल्यूट है वो 40 ग्राम है, सॉल्वेंट जो है वो 320 है, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। आप इस चीज को याद करो, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दो, दोनों को प्लस कर दो, तो ये सोल्यूशन हो गया। भाई 40 में 320 ऐड करोगे, 40 में 320 ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा ना, तो ये सोल्यूशन आ गया। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट,
या मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की जगह ना सॉल्यूशन वर्ड यूज करो, ज़्यादा अच्छा है। हम पहले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा, जब पहला फॉर्मूला अवेलेबल है, दूसरा फॉर्मूला बहुत मजबूरी में यूज होता है। तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। तो सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है ये 40, सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन है 360, ये रहा, मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे कैंसिल कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप 4 के टेबल में 36, 9 बार में पूरा कैंसिल हो गया, और 9 को डिवाइड करोगे 100 से तो आएगा 11.1, ये आ गया परसेंटेज। दोबारा समझ आओ तो देखिए, आपने सॉल्ट जो लिया है, सॉल्ट लिया है 40 ग्राम, तो ये आपका सोल्यूट हो गया क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। उसके बाद आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वो आपने वाटर लिया आपने 320 ग्राम, 320 ग्राम, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, तो 360 आ गया। अब आपको निकालना है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो सॉल्यूट होता है ऊपर आता है, जो सॉल्वेंट आता है वो नीचे आता है, या सॉल्यूशन नीचे आता है, सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन ये रहा, सॉल्यूट ये रहा, सॉल्यूट ऊपर आएगा, सॉल्यूशन नीचे आएगा, इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 4 9 जा 36, 100 को 9 से डिवाइड करो, 11.1 परसेंटेज, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये खत्म होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है विजिबल होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नाउ अब आप पढ़ने वाले हो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल। तो अब हमारा टॉपिक होगा कि सस्पेंशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और कोलाइडल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले जानेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखिए आप एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा सस्पेंशन के बारे में। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जब हम सैंड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, यानी जब रेत को वाटर में मिलाएंगे, तो आपको पता है कि रेत पानी में मिलेगा नहीं, वो थोड़ी देर बाद बॉटम में बैठ जाएगा। जो मिट्टी होती है, रेत होता है, ये पानी के साथ मिक्स तो होते नहीं है, तो जो पानी के अंदर नहीं घुल सकता उनको हम सस्पेंशन कैटेगरी में रखते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच जिसके अंदर द सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होगा, यानी सैंड की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, चॉक पाउडर बोल सकते हो आप। तो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच जिसमें द सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं यानी सैंड जो होते हैं, डू नॉट डिजॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंड, जबकि वो सस्पेंड रहते हैं, अलग ही दिखाई देते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम के अंदर, पूरे वाटर के अंदर वो अलग ही दिखाई देते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई सोल्यूट पार्टिकल जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये सब वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, तो इनको हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, मैंने आपको एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला बताया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई 100, बट ये फॉर्मूला कभी कभार यूज होता है बहुत इमरजेंसी केस में, बट हम फर्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल किया जिसमें हमारे पास सोल्यूट था 40 ग्राम, सॉल्वेंट था 320 ग्राम, दोनों को मिला दोगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। फिर हमने परसेंटेज निकाला कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, तो सोल्यूट हमारे पास था 40, सोल्यूशन था हमारे पास 360, इंटू 100 सॉल्व करके 11.1 आया था। फिर मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल। सस्पेंशन की बात करें तो जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं मिक्स नहीं होते वाटर के साथ। एक सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते और सस्पेंड रहते हैं, अलग ही दिखाई देते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम है यानी पूरे वाटर के अंदर वो आपको अलग ही दिखाई देगा, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये एग्जांपल है सस्पेंशन का। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा अगले पेज पर आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कि एक सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तो देखिए इसको प्रॉपर्टी याद करना बहुत आसान है अगर आप इसके एग्जांपल को समझ लोगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम सैंड को यानी रेत को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, और ये एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन का। अगर आप इसको दिमाग में बिठा लोगे तो आपको ना जल्दी समझ में आएगा। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डेफिनेशन में भी आया था। सस्पेंशन जो होता है वो
हेट्रोजीनियस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सस्पेंशन जो आता है वो हेट्रोजीनियस कैटेगरी में आता है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, आर बिगर देन, वो बिगर होते हैं 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े होंगे, तभी तो मिक्स नहीं हो रहे। तो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो बिगर देन होते हैं 100 नैनोमीटर इन डायमीटर में वो 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको आप आसानी से देख सकते हो, क्लियरली आपको दिखाई देगा। रेता जो है पानी के अंदर क्लियरली आपको दिखाई देगा। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन का, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को ना स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, यानी जब सस्पेंशन से लाइट पास होती है ना, मान लीजिए सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन है, तो जब सस्पेंशन से लाइट पास होती है ना तो ये स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। स्कैटर मतलब है फैलना, ठीक है। तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, तो ये खासियत है इसकी, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन के, वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, पास थ्रू इट, जो इससे पास होते हैं, एंड मेक्स इट्स विजिबल पाथ, और हमें क्लियरली उसका पाथ जो है दिखाई देता है। सस्पेंशन जो होता है वो लाइट को स्कैटर कर देता है, जिससे हम इसका पाथ इजिली देख पाते हैं। दे सेटल डाउन, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। पता आपको रेता थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, जो सैंड है, सॉइल है, चॉक पाउडर है, वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा। दे सेटल डाउन वे सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे सस्पेंशन को, यानी कि रेत को जो आपने पानी में मिलाए थोड़ी देर छोड़ दोगे, तो दे सेटल डाउन, वो बॉटम में आराम से बैठ जाएगा। और सस्पेंशन इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे तली में बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करके आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हो, इवन आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। तो क्या क्या जाना प्रॉपर्टी सस्पेंशन की? फर्स्ट, सस्पेंशन हेट्रोजीनस में आता है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये लाइट को स्कैटर कर देता है, लाइट को फैला देता है, जिससे हमें उसका पाथ इजीली दिखाई देता है। ये सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, और इसको इजीली हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। अगला आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बच्चों हेट्रोजीनस होता है उसके दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है सस्पेंशन ये वाला, और एक होता है कोलाइडल। तो कोलाइडल को समझना थोड़ा ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली पेपर में कोलाइडल ही आता है। तो कोलाइडल की बात करें तो मिल्क जो दूध है ना, वो एक कोलाइडल है। मतलब कोलाइडल आप ऐसा समझ लो, ना तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ना तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, और ना ही सस्पेंशन की कैटेगरी में आता है। तो जो ना सॉल्यूशन हो ना सस्पेंशन हो, सॉल्यूशन क्या होता है? जो पूरी तरह से घुल जाए, जो पानी में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और जो पानी में बिल्कुल मिक्स ना हो वो होता है सस्पेंशन। तो जो ना सॉल्यूशन हो ना सस्पेंशन हो, इनके बीच का पार्ट होता है, दे आर कॉल्ड कोलाइडल। जैसे मिल्क हो गया, इंक हो गया, जो पेन का इंक होता है वो भी कोलाइडल में आता है, कोल्ड ड्रिंक हो गई वो भी कोलाइडल में आता है, जूस हो गया वो भी कोलाइडल में आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कोलाइडल के पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो कोलाइडल की बात करते हैं। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेड टू बी इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का पार्ट होता है। स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का इंटरमीडिएट स्टेट होता है। यही मैंने आपको बताया, जो ना सॉल्यूशन है और ना सस्पेंशन है, उनके बीच का कैटेगरी आता है। तो ना तो पूरी तरह से सॉल्यूशन में आता है, ना पूरी तरह सस्पेंशन में आता है, वो उनका इंटरमीडिएट होता है। दे आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेड टू बी इंटरमीडिएट, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, बीच में आता है। किसके बीच में आता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कैटेगरी है। इट इज नाइदर अ सॉल्यूशन, ना तो ये सॉल्यूशन है, नॉर अ सस्पेंशन, ना ये सस्पेंशन है। क्लियर हो गया? जो ना सॉल्यूशन में आए ना सस्पेंशन में आए, इनके बीच की कैटेगरी में आए, दे आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। और बेस्ट एग्जांपल है इसका मिल्क। मिल्क जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है, ना तो सॉल्यूशन है ना वो सस्पेंशन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, कोलाइडल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो जब भी प्रॉपर्टीज पढ़ो कोलाइडल का या किसी का भी प्रॉपर्टीज पढ़ो ना, एक एग्जांपल अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे कोलाइडल की प्रॉपर्टीज क्या है? मिल्क। तो मिल्क को आप अपने दिमाग में बिठा लो, इससे क्या होगा कि आपको ना जल्दी याद होगा। पहला, कोलाइडल हेट्रोजीनस में आता है, ये मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि कोलाइडल जो आता है हेट्रोजीनस में आता है। हेट्रोजीनस में दो आते हैं ना, हेट्रोजीनस में दो चीज आती है, एक आती है सस्पेंशन, एक आती है कोलाइडल। तो कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, कोलाइडल एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड, एक कोलाइड में जो पार्टिकल्स का साइज होता है इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। कोलाइडल का जो पार्टिकल्स होता है वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। दे आर टू स्मॉल
टू बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप इसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते क्योंकि 100 नैनोमीटर बहुत छोटा है, तो इसके पार्टिकल का साइज आप देख नहीं सकते। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे आर बिग इनफ, लेकिन ये इतने बड़े जरूर होते हैं टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। वही वाली बात फिर से आगे, स्कैटर का मतलब होता है कि ये कोलाइडल है, मान लीजिए कोलाइडल है, ठीक है। तो जो कोलाइडल होते हैं ना, जो मिल्क वगैरह होता है, इंक वगैरह, जब आप इसको लाइट डालोगे ना तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैटर, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को फैला देते हैं। और जब लाइट स्कैटर हो जाती है ना, फैल जाती है ना, तो हमें इसका पाथ दिखाई देता है। कभी आप अंधेरे में जाओ तो सामने वाली जो गाड़ी की लाइट है ना, उसको ध्यान से देखना, वो स्कैटर हो रही होती है। तो दे आर बिग इनफ टू स्कैटर, ये स्कैटर कर देते हैं अ बीम ऑफ लाइट को, पासिंग थ्रू इट, जो इससे पास होता है, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, जिसकी वजह से हमें इसका पाथ, जो इसका मार्ग है लाइट का, वो दिखने लगता है। तो इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है, इसके पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, आप इनके पार्टिकल्स को देख सकते हो। सस्पेंशन जो होता है वो स्कैटर करता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से हमें इसका पाथ दिखने लगता है, लाइट का मार्ग दिखने लगता है। ये सेटल डाउन हो जाता है, नीचे तली में बैठ जाता है, इसलिए सस्पेंशन को स्टेबल बोला जाता है। और आप इसको फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल ना तो सॉल्यूशन होता है ना सस्पेंशन होता है, इसके इंटरमीडिएट होता है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का, ना तो ये पूरी तरह से सॉल्यूशन होता है ना ही पूरी तरह से सस्पेंशन होता है। मिल्क इसका एग्जाम्पल था। प्रॉपर्टीज की बात करें कोलाइडल की, तो कोलाइडल जो आता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में आता है। तो आप इसके पार्टिकल के साइज को देख तो नहीं पाओगे, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर करता है, और जब लाइट को स्कैटर करेगा तो इसका पाथ जो होगा विजिबल होगा, लाइट का मार्ग आपको दिखाई देने लगेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पे 2 प्रॉपर्टी और है, तो वो भी जान लेते हैं कोलाइडल के बारे में। ये सब आपके बुक से ही लिया गया है, बुक में सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। दे डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल, ये क्वाइट स्टेबल है, मतलब थोड़े बहुत पार्टिकल बैठ भी सकते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल नहीं भी बैठ सकते। क्वाइट स्टेबल का मतलब पूरी तरह से स्टेबल भी नहीं होते, पूरी तरह से अनस्टेबल भी नहीं होते, ये मतलब है। तो इसके पार्टिकल हम लिखते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल सेटल डाउन तो नहीं होते, लेकिन ये क्वाइट स्टेबल है, मतलब ठीक ठाक स्टेबल है। थोड़े बहुत पार्टिकल बैठ भी जाएंगे, थोड़े बहुत पार्टिकल नहीं भी बैठेंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, आप इसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप दूध को छान नहीं सकते, आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते। तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो उसके पार्टिकल्स को आप फिल्टर नहीं कर सकते। कोलाइडल के अंदर जो मिक्स है, यानी दूध में बहुत कुछ मिक्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते ना फिल्टर करके। आप फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम सेपरेट करते हैं, बट फिल्टर नहीं कर सकते आप दूध को। तो इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकता फिल्ट्रेशन से। क्लियर हो गया। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के भी ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो, सॉल्यूशन के भी 2 कंपोनेंट्स थे, थोड़ी बहुत याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि सॉल्यूशन जो था ना, सॉल्यूशन उसके 2 कंपोनेंट थे, एक को बोलते थे सॉल्यूट, एक को बोलते थे सॉल्वेंट। ऐसे ही बच्चों कोलाइडल के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। क्या बोला मैंने? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो अगर कोलाइडल के आपसे पूछा जाए कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्पर्स फेस किसे बोलते हैं। डिस्पर्स फेस किसको बोला जाएगा? द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फ्रॉम द डिस्पर्स फेस। जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है, डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब आप एग्जांपल समझिए कि दूध का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके डिस्पर्स पार्टिकल क्या क्या होंगे? उसके डिस्पर्स पार्टिकल फैट है, उसके डिस्पर्स पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट है, उसके डिस्पर्स पार्टिकल प्रोटीन है, उसके डिस्पर्स पार्टिकल मिनरल है, उसके डिस्पर्स पार्टिकल वाटर है। तो डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलाइडल, एक कोलाइडल में जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उसे हम डिस्पर्स फेस बोलते हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? 2 कंपोनेंट्स इन विच डिस्पर्स फेस इज सेपरेटेड सस्पेंडेड। 2 कंपोनेंट, ऐसे 2 कंपोनेंट इन विच जिसमें डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड, डिस्पर्स फेस पाया जाता है, इज नॉन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम, उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। अब देखो ये रटने वाली बात है, बट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से ही आपको क्लियर होगा।
जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे ना, ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट बुक में यही लिखा हुआ है, बुक आपको याद यही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। बट समझिए, डिस्पर्स पार्टिकल जो होता है ना, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, तो इन सबको डिस्पर्स फेस बोला जाता है, ठीक है। और ये सब किस में मिक्स है? तो ये सब मिक्स है वाटर के साथ, क्योंकि मेन कंपोनेंट वाटर है। मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर। मेन कंपोनेंट वाटर है और दूसरे सारे कंपोनेंट ये हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है डिस्पर्सिंग मीडियम। दोबारा बताऊं, देखिए हम दूध का एग्जांपल लेते हैं, बार बार मैं दूध का एग्जांपल, आप कलर का एग्जांपल ले लो, इंक का एग्जांपल ले लो, मैं इंक का एग्जांपल लेता हूं। तो इंक में क्या होता है? इंक में डाई होता है। डाई मतलब जो कलर जो मिला हुआ है। तो ब्लू इंक की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो ब्लू डाई है ना, जिसके ब्लू डाई के जो पार्टिकल है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू है, उसको डिस्पर्स फेस बोलेंगे। और ये ब्लू पार्टिकल मिले हुए किसमें? पानी के अंदर। इंक बना रहे तो पानी की जरूरत पड़ेगी, लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, तो उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। तो डिस्पर्स पार्टिकल, वो डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइड, एक कोलाइड में, फ्रॉम द डिस्पर्स, ये फ्रॉम की जगह फॉर्म आएगा, इसको ना फॉर्म कर लेना, इसको आप फॉर्म कर लेना, FORM, फॉर्म, ठीक है। तो जो डिस्पर्स पार्टिकल होता है कोलाइड में, वो बनाता है डिस्पर्स फेस। और दो कंपोनेंट, जैसे कि वाटर हो गया, एक तो पानी हो गया, और दूसरा मैंने डाई की बात करी, दोनों पार्टिकल इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्स फेज जो है वो सस्पेंड हो रहा है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। तो जैसे मिल्क का एग्जांपल मैंने लिया, तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये सब डिस्पर्स फेस है, और जो वाटर है वो डिस्पर्स मीडियम है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये टेबल आपके पेपर में हर बार आता है कुछ ना कुछ, इस टेबल को जरूर याद करके जाना। इसमें से MCQ आता है, मतलब ये टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये पूरा टेबल नहीं बनाने के लिए आएगा, इसके ना MCQ आते हैं कि लिक्विड को अगर गैस में मिला जाए तो उसे क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जब किसी लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है तो दे आर कॉल्ड एरोसॉल। जब किसी सॉलिड को गैस में मिलाया जाता है तो उसको भी एरोसॉल ही कहते हैं। दो तो सेम ही है ये दोनों। जब किसी लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, जब किसी लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो दे आर कॉल्ड एरोसॉल, और जब किसी सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे एरोसॉल, ठीक है। जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं फॉर्म, FOAM, ये ए है। जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो दे आर कॉल्ड फॉर्म। जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं इमल्शन। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है ना, तो दे आर कॉल्ड इमल्शन। जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, दे आर कॉल्ड सोल। ये इनके नाम है। जैसे लिक्विड को गैस में मिलाओगे ना तो उसे बोलते हैं एरोसॉल, सॉलिड को गैस में मिलाओगे तो उसको भी एरोसॉल कहते हैं, गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो उसे फॉर्म कहते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो उसे इमल्शन कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो उसको सोल कहते हैं। ऐसे गैस को जब सॉलिड में मिलाओगे, जब गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो उसको भी फॉर्म ही कहते हैं। जब किसी गैस को सॉलिड में मिलाया जाता है तो उससे भी फॉर्म बनता है। जब लिक्विड को मिलाया जाता है सॉलिड में, जब लिक्विड को मिलाया जाता है सॉलिड में, जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाता है उसको जेल कहते हैं, और जब सॉलिड सॉलिड में मिलता है तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं, सॉलिड सोल कहते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, सॉलिड लिक्विड कौन किस में मिल रहा है। बट बच्चों आप बिलीव मानिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मोस्टली जिसमें इस पे MCQ ना आता हो। तो ये आपको ना याद रखना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो का एग्जाम्पल दे देता हूँ। लिक्विड लिक्विड में मिल रहा है, आपने दूध में और पानी मिला दिया, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने दूध में पानी मिला दिया, तो दूध में पानी मिला दिया, दोनों लिक्विड है तो उसको इमल्शन बोलेंगे। आप ऐसे समझ लो, एक इंक में दूसरा इंक मिला दिया, एक कलर में, हम घर में जब पेंट करते क्या करते हैं, एक कलर में दूसरा कलर मिला देते ना कई बार। तो जब एक कलर लिक्विड है, दूसरा कलर दूसरा भी लिक्विड है, दोनों मिल जाएंगे तो उसको इमल्शन कहते हैं। तो ऐसे कोई भी आप एग्जांपल याद कर लोगे कि जब लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो एरोसॉल, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे एरोसॉल, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे फॉर्म, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे इमल्शन, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे सोल, गैस को सॉलिड में मिलाएंगे फॉर्म, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे जेल, और सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो उसे सॉलिड सोल कहते हैं। आप अपने बुक में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव माना, ये हर बार पेपर में आता है। मैं आपको ना बुक दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, ये वाला टेबल, ये जरूर याद करके जाना। आपको एग्जांपल समझना तो एग्जांपल यहाँ से ले लेना। जैसे लिक्विड को गैस में मिलाएगा तो उसको एरोसॉल बोलेंगे। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब एरोसॉल के एग्जांपल है। लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो उसको भी एरोसॉल बोलते हैं। स्मोक, ऑटोमोबाइल के जो धुएं निकलते हैं, एग्जॉस्ट, वो सब भी एरोसॉल होता है। गैस जब लिक्विड में मिलता है उसको फॉर्म कहते हैं, जैसे सेविंग क्रीम। लिक्विड को जब लिक्विड में मिलाते हैं तो इमल्शन बोलते हैं, जैसे मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं उसको सोल कहते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड जो कीचड़ वगैरह होती है। गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो उसको फॉर्म कहते हैं, जैसे फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज, तो ये सब होते हैं। लिक्विड को सॉलिड मिलाओगे तो जेल, जेली, चेयर्स, बटर। सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं, जैसे कलर,
गेमस्टोन या मिल्की ग्लास, तो ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हो, बट एग्जाम में इसकी जगह ये आता है कि इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो ये 3 चीज़ याद कर लेना जो नोट्स में मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था नोट, हमारे नोट्स में सब कुछ होगा। आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना तो फिर आपको कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, इसी में सब कुछ होगा। अगला टॉपिक है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो पहले ये खत्म होने वाला लास्ट टॉपिक है, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इस पेज पर हमने क्या बनाया। मैंने आपको बताया कि भाई जो हम पढ़े थे ना कोलाइडल, उसकी 2 प्रॉपर्टी यहाँ थी कि ये सेटल डाउन नहीं होते लेकिन ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, ठीक ठाक स्टेबल होते हैं, इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते। कोलाइडल के 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेस होता है वो डिस्पर्स पार्टिकल जो कि पाया जाता है कोलाइड में, उसे डिस्पर्स फेस कहते हैं। डिस्पर्स मीडियम 2 कंपोनेंट जिसके अंदर डिस्पर्स फेस हो, वो सस्पेंडेड हो, उसे डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया मिल्क का, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब डिस्पर्स फेस में आएगा, वाटर जो आएगा डिस्पर्स मीडियम में आएगा। फिर मैंने एक टेबल आपको बताया कि किस में क्या मिक्स होगा तो उसे क्या बोला जाता है। अब आता है फिजिकल चेंज, ठीक है। देखो 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, फिर पढ़ेंगे केमिकल चेंज, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा। पहले समझिए फिजिकल चेंज क्या होता है। When a substance does not change its composition, जब कोई सब्सटेंस अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल्स आपको क्लियर हुआ। ये देखिए पेज है, ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसको आप क्या बोलोगे, पेपर बोलोगे, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे फाड़ के अलग कर दिया, थोड़ा सा टुकड़ा इसका मैंने इसको अलग कर दिया। अब भी इसको पेपर ही बोलोगे आप, अब भी तो पेपर ही है ना। अगर मैं इसको और ज़्यादा इसको और हटा दूं, अब भी आप इसे क्या बोलोगे, अब भी आप इसे पेपर बोलोगे, अभी भी तो पेपर ही है ना। तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। आपने जब पेपर को टीयर करा, जब आपने पेपर को फाड़ दिया तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, दे आर पेपर, वो अभी भी पेपर है, उसको आप कुछ और नहीं बोल सकते। आपने गाजर को काट दिया, सैलेड के लिए गाजर को काटा, लेकिन कटने के बाद भी आप क्या बोलोगे कि ये सैलेड है, गाजर का सैलेड है, गाजर ही है। प्याज को आपने काट दिया, प्याज को आपने काट दिया सैलेड बनाने के लिए, तो कटने के बाद भी तो प्याज ही है ना। तो व्हेन अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन, जब कोई सब्सटेंस अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता, आपने पानी को फ्रीजर में डाल दिया और बर्फ बना लिया, तो वापस अगर आप करोगे तो बाहर निकालोगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से वापस आप पानी बना सकते हो, तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जब उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता ना, व्हेन अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन, जब कोई सब्सटेंस अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर हम केमिकल चेंज भी लेके आऊंगा मैं, बट फिजिकल चेंज पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। When a substance does not change its composition, जब एक सब्सटेंस अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता बट अंडरगोज चेंज ओनली इट्स स्टेट, जब उसका केवल स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, लेकिन चीज वही हो, उसका कलर चेंज हो केवल, उसकी डेंसिटी चेंज हो केवल, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, आपने वाटर से आइस बना लिया, लेकिन आप वापस आइस से वाटर बना सकते हो ना। आपने वाटर से आइस बनाया, अब आइस से वाटर बना सकते हो ना। अगर वापस बन सकता है वही चीज तो फिजिकल चेंज है, ठीक है भाई। एक बात समझो, आप मक्खन लाए, बटर लाए, ठीक है, और बटर को आपने गर्मी के दिनों बाहर रख दिया तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी तो आप बटर ही बोलोगे ना, हालांकि मेल्ट हो गया लेकिन बोलोगे तो बटर ही ना, तो फिजिकल चेंज है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसका कंपोजिशन चेंज हुआ है, जब उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, कलर चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, तो ये सब कहते हैं फिजिकल चेंज। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में बिल्कुल नई चीज बनती है, जब कुछ नया बने। अब मैंने आपको पेपर की बात की थी, अभी मैंने आपको एक पेपर का छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये अभी भी पेपर है, लेकिन जब इसको जला दूं तो पेपर नहीं है, राख बोलेंगे, ये राख हो गया, ये अलग चीज बन गई। तो ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया बने, कुछ डिफरेंट बने। दूध से आपने दही बनाया, देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने दूध से दही बनाया, अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो दे आर केमिकल चेंज, क्योंकि कुछ नया बन गया, कुछ डिफरेंट बन गया। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। अ केमिकल चेंज इट्स चेंज when result in the formation of new chemical substance, आ गया ना, न्यू केमिकल सब्सटेंस। बाकी आप क्या लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी टीचर को, फर्क पड़ता है इससे, ये चीज आना चाहिए। केमिकल चेंज इट्स चेंज, केमिकल चेंज आर चेंज विच, यहां ना आर कर लेना ज्यादा अच्छा लगेगा। केमिकल चेंज आर चेंजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसमें कुछ नया बने,
ऐसा चेंज जिसमें कुछ डिफरेंट बने, पहले से बिल्कुल अलग हो। दिस चेंज इज परमानेंट, ये चेंज परमानेंट होता है। एंड ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, और आप इससे ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं पा सकते। आ गया ना वही एग्जांपल, सेम चीज आ गया ना, मैंने बोला था दूध से दही बना लिया, अब दही से आप बैक नहीं जा सकते ना, दही से दूध तो नहीं बन सकता। आपने दूध से पनीर बना लिया, टेक एग्जांपल, चलो दूध से क्या बना, पनीर, क्या पनीर से दूध बन जाएगा? नहीं ना, केमिकल चेंज है, खत्म बात, सिंपल सी पहचान है। जब कोई चीज वापस नहीं हो सकता, बैक नहीं हो सकता, दिस चेंज इज परमानेंट, ये चेंज परमानेंट होता है। एंड ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल सकता। इसमें वापस मिला था, वाटर से आइस बना था, आइस को वापस वाटर बना सकते हो, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते। तो जब इसको में ओरिजिनल चीज वापस नहीं बन सकता तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, आपने पेड़ को काट दिया, यानी लकड़ी काट दी, बात तो एक ही है ना। कटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब है लकड़ी को काटना, तो काटने के बाद भी लकड़ी है ना, आप क्या बोलोगे, लकड़ी है काटने के बाद, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर जो है मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने के बाद भी आप बटर ही बोलोगे ना, इसलिए फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अब मान लो अलमारी लोहे का बना हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अलमीरा मतलब आयरन, लोहा, तो अगर रस्टिंग हो गया तो लोहे पे जंग लग गया, वापस लोहा नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ, एक बार रस्ट लगने के बाद वापस नहीं मिलेगा आपको वो चीज़, तो ये केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, आपने पानी को उबाल दिया, इससे क्या हुआ, स्टीम बना, मतलब भाप बन गया। अब भाप से आप वापस पानी बना सकते हो भाई, भाप के ऊपर आप रख के देखो, आप भाप के ऊपर एक प्लेट रख दो, वो जो भाप है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी को उबालना एक फिजिकल चेंज है। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमने, ये सब बुक के एग्जांपल, बुक में दिया हुआ आपके, मैंने वही एग्जांपल ये। पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू वाटर, वाटर के अंदर, और वाटर जो है ब्रेक डाउन हो गया, दो हिस्सों में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये आपके 10th में भी काम आएगा। जब हम पानी के अंदर करंट पास करते हैं ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में दो हिस्सों में टूट जाता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, आप इससे वापस पानी नहीं बना पाओगे आप, तो ये केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, आपने क्या करा, नमक को पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया। अब आप चाहो ना तो वापस नमक ला सकते हो, कहोगे ये क्या बात हुई सर, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, होता है। अरे इनके मेथड होते हैं, मैं बताता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। आप कहोगे हमने तो सुना नहीं, आप एक बात बताओ, आपको पता है जो हमारे घर में नमक आता है वो भी तो समुद्र के पानी से आता है, लगाओ दिमाग, समुद्र के पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, वापस सॉल्ट मिल जाता है। तो डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस लाया जा सकता है। बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, पेपर को जलाना, लकड़ी को जलाना, जलाने के बाद तो वैसे भी वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो केमिकल चेंज है। मेकिंग ऑफ फूड सलाद, आपने फूड सैलेड का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो आप गाजर काट दोगे, कैरेट को काटोगे तो भी वो कैरेट ही है, आप अनियन को काटोगे तो भी वो अनियन ही है। ठीक है, तो कोई भी हम सैलेड बनाते हैं ना, तो वो चीज़ फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो कटने के बाद भी वही रहेगा। और अच्छा ना, इसमें एक एग्जांपल जरूर कर लेना, मुझे याद है आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कैंडल, याद रखोगे, मैं ऐड कर दूं, मैं ऐड कर देता हूं, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी ऐड कर लेना, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं ना, तो वो फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है, दोनों चेंजेस होते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं ना, मोमबत्ती हिंदी में बोलते हैं, मोमबत्ती को जलाना, तो वो फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज, उसमें दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, अब याद करो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना बच्चों, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको याद दिलवाता हूँ, जब स्टार्टिंग हुआ था ना, वो पेज मुझे मिल नहीं रहा था जो मैंने स्टार्टिंग किया था, पहले मैंने कहीं रख दिया होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब ये वापस आ गया क्योंकि मिक्सचर अब खत्म हो गया, मिक्सचर यहाँ पे जा चुका है। प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एंड एलिमेंट्स is a basic, an element is a basic form of matter। element जो होता है वो basic form होता है matter का, that element जो होता है basic form होता है matter का, that cannot be break down, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, into simpler substance, simple substance नहीं बना सकते आप। एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एक एलिमेंट जो होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, जिसको आप तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंस में, बाय केमिकल रिएक्शन करके। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, सिंपल जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन कैसे करोगे, ब्रेक डाउन करके भी तो ऑक्सीजन ही मिलेगा ना, ब्रेक डाउन करके भी ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करोगे हाइड्रोजन मिलेगा, तो आप इसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन करोगे तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं ना। तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसलिए प्योर सब्सटेंस में नाम आ गया इसका। एलिमेंट वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको आप ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस में उसे बना ही नहीं सकते। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात, लंबी सांस लो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो आप इसको तोड़ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप तोड़ सकते हो, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ोगे, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा,
तो ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड, इसे कंपाउंड बोलते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये हम पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, हम इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट जो होता है वो बेसिक फॉर्म होता है मैटर का, जिसको आप तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। और रॉबर्ट बॉयले पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, एज ए साइंटिस्ट थे, वो द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म एलिमेंट, जिन्होंने एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था 1661 में। रॉबर्ट बॉयले पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था 1661 में। या आप ये भी समझ सकते हो कि रॉबर्ट बॉयले ने एलिमेंट वर्ड का या एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था, या एलिमेंट की खोज की, कुछ भी आप बोलो, किसी भी फॉर्म में बोल लो। कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट बॉयले पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल किया था 1661 में, प्योर सब्सटेंस के लिए ये इन्होंने यूज किया था। अब एलिमेंट को 3 कैटेगरी में आता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट को आप बांटोगे तो 3 कैटेगरी है इसके, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, एक होता है मेटलॉइड, जो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कई बच्चों को। एलिमेंट के 3 कैटेगरी होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटल क्या होता है? दे हैव ए लस्टर, वो लस्टर होते हैं, शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं। दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनमें कलर पाया जाता है, कोई ना कोई कलर पाया जाता है मेटल्स के अंदर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सब आपने पढ़ा होगा 8th में, आप जाके देखना कि वो लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं, उनका कोई ना कोई कलर होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इससे हम तार बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं, इनसे हम तार बना सकते हैं। दे आर मेल्लेबल, ये मेल्लेबल होते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, आप इससे पतले शीट बना सकते हो, छोटे छोटे पतले पतले शीट बना सकते हो आप। दे आर सोनोरस, उनमें सोनोरस होते हैं, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड, इससे आवाज़ आती है व्हेन हिट, जब इसको आप बजाओगे तो इसमें आवाज़ आएगी। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल आप कुछ भी लिख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब मेटल के एग्जाम्पल है। और इसमें हम ज़्यादा टाइम इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि शाइनिंग होते हैं, इनका कोई कलर होता है, ये गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी के, डक्टाइल होते हैं, मेल्लेबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये सब आप 8th में पढ़ के आ चुके हो। नॉन मेटल जैसे इसका उल्टा होता है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, इनमें बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, फिक्स कलर आप नहीं बोल सकते इनके। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉट नॉन लस्ट्रस, ना तो ये लस्ट्रस होते हैं, ना ये सोनरस होते हैं, ना ये मेल्लेबल होते हैं। आप इसका उल्टा कर दो ना, उनके उल्टा कर दो। दे हैव नॉट लस्टर, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन मेल्लेबल, दे आर नॉन सोनरस। आप इसका उल्टा कर दो, नॉन मेटल बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आप इधर पढ़ के आ चुके हो, बस इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना। एग्जाम्पल है नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, केक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब जो है नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। तो क्या क्या जाना हम इस पेज पे? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एलिमेंट वो बेसिक फॉर्म होता है मैटर को, जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन से। और रॉबर्ट बॉयले फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था 1661 में। एलिमेंट 3 कैटेगरी होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल की बात करें तो लस्टर होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर होते हैं, फिक्स होते हैं, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, ये सब कलर होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, डक्टाइल होते हैं, मेल्लेबल होते हैं, सोनरस होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम इसके एग्जाम्पल है। नॉन मेटल की बात करें तो इनमें वैरायटी ऑफ कलर पाया जाता है। ये पुअर कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी, ना ये लस्टस होता है, ना ये सोनरस होता है, ना ये मेल्लेबल होता है। नॉन मेटल के एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। नाउ अगले पेज पे आते हैं। मेटलॉइड क्या होता है? मेटल हो गया, नॉन मेटल क्या हो गया। अब पढ़ेंगे मेटलॉइड, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? तो आप ये समझो, एक तो आपने पढ़ा मेटल, ठीक है, ये मेटल पढ़ा आपने, एक आपने पढ़ा नॉन मेटल, है ना, अभी पढ़ा आपने नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट जो होगा, जैसा भी हमने पीछे बात की थी ना कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन का जो इंटरमीडिएट होता है उसको कोलाइडल बोलते हैं, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। ऐसे ही बच्चों, मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट, ना तो पूरी तरह जो ना पूरी तरह से मेटल हो, ना जो पूरी तरह से नॉन मेटल हो, उनके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जिनके पास होती है उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। ना वो पूरी तरह से मेटल होते हैं, ना पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। यही मैंने आपसे कहा था कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे बोरोन, ठीक है, सिल्वर, जर्मेनियम, या एग्जाम्पल मेन ध्यान रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेन एग्जाम्पल है, इनको आप याद कर लेना।
अब बात करते हैं कंपाउंड की, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले पेज पे एक बात बताई थी कि एलिमेंट दो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट दो होते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, एलिमेंट दो होते हैं, प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट ये सब होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब एलिमेंट है। और जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे ना तो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कंपाउंड का एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल है पानी, वाटर H2O, ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड है। जब 1 2 3 4 10 एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाए उसको कंपाउंड कहते हैं। अच्छा ये बताओ, खाना खाते हो ना, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आपको याद करने की जरूरत है, ये सब आगे आएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ग्लूकोज है ना, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये कंपाउंड है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मम्मी खाना बनाती है जिस चूल्हे पर, गैस पर, उसमें होता है मीथेन गैस, CH4, ये मीथेन गैस होता है, एक गैस का नाम है। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सुनो ना मेरी बात, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। कार्बन भी, हाइड्रोजन है, दो है, तो इसलिए से कंपाउंड बोलेंगे। तो जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, एक कंपाउंड सब्सटेंस होता है कंपोज्ड ऑफ, जो तैयार होता है 2 और मोर एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, तो इन्हें फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। अ कंपाउंड इज सब्सटेंस, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंपोज होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से, जो केमिकली कंबाइंड हो जाता है विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन अ फिक्स प्रपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में, उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, मीथेन गैस एक कंपाउंड है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एग्जांपल है। आप इजीली इसे याद कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पर टीचर को बता सकते हो कि ये कंपाउंड है। पूछा जाए कंपाउंड क्यों है, तो बताना हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो गए, कार्बन ऑक्सीजन मिक्स हो गए, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं तो कंपाउंड बनाता है ना। आपके ना बहुत ज्यादा पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझ लो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूटी टेस्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आता है मिक्सचर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपके ना पूरे नंबर आए, ऐसा नहीं पढ़ाते कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंस से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ आपके लाइफ में यूज हो, इसलिए सब कुछ पढ़िए, बट मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पूछा जाएगा। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स, जब एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, टू फॉर्म अ मिक्सचर, ताकि वो मिक्सर बना पाए, एंड हैज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, नया कंपाउंड नहीं बनता, तो उसको मिक्सर कहते हैं। जब एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट या कंपाउंड सिर्फ मिक्स हो जाते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं और उससे कुछ नया कंपाउंड नहीं बनता, तो उसको मिक्सर कहते हैं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जब एलिमेंट रिएक्ट करके नया चीज बनाता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपने पानी, आपके अंदर वाटर है, ठीक है, अब पानी को आपने क्या करा, इंक में मिला दिया, पानी को आपने इंक में मिला दिया तो मिक्सचर कहलाएगा, वो कंपाउंड नहीं है। जबकि कंपाउंड केमिकली बनता है, दो चीजें रिएक्ट करके बनती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, आपस में जुड़ेगा, तब जाके वाटर बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होगा, तब जाके कंपाउंड बनेगा। तो जो सिर्फ मिक्स हो रहा है आपस में वो मिक्सचर है, और जो केमिकली रिएक्ट करके बन रहा है वो कंपाउंड है। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, कोई चीज ज्यादा होगा, कोई चीज कम होगा, कभी पानी ज्यादा होगा, कभी इंक ज्यादा होगा। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना है ना, उसका जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा फिक्स होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में पाया जाएगा। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में पाया जाएगा, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। पानी कितना भी हो सकता है, इंक कितना भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो होता है। अब मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, एक मिक्सचर में प्रॉपर्टी शो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की, यानी जो जो सब्सटेंस है ना उन सब की प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे पानी और इंक की बात करिए तो पानी की प्रॉपर्टी भी होगी और इंक की प्रॉपर्टी भी होगी उसमें। द न्यू सब्सटेंस हैज अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जबकि इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है ना उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले से अलग होती है। इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, आप इसको सेपरेट कर सकते हो फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, बहुत आसानी से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, आप इसे आसानी से सेपरेट कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकली, इसको आप केवल केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है, रिएक्शन आते हैं,
इन सब तरीकों से आप सेपरेट कर सकते हो। तो इस पेज पर हमने क्या क्या जाना, मैंने आपको बताया मेटलॉइड के बारे में, जो ना मेटल हो ना नॉन मेटल हो, इनके इंटरमीडिएट होता है, उसको मेटलॉइड कहते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उनको मेटलॉइड कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है। कंपाउंड की बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं केमिकली तो उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड जो होता है सब्सटेंस होता है जो कंपोज होता है दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स होकर, जो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रपोर्शन में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल है। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का बस मिक्स हो जाना, इनका कोई फिक्स रेशियो भी नहीं होता। एलिमेंट रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है, फिक्स रेशियो होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसमें न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, इसको आप केवल केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो। लास्ट पेज पे आता है, ये अंतिम पेज है और हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, एक छोटा टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब हम जाते हैं ना जंगल में तो आप देखोगे जंगल के अंदर लाइट जब ऊपर से नीचे आएगी ना, जब जंगल के अंदर ऊपर से जंगलों के बीच में देखोगे आप, जब लाइट ऊपर से नीचे आती है ना पत्तों के बीच से, तो ऐसा फैलता हुआ, अगर आप में से कोई जंगल गया हो तो आपने देखा होगा लाइट ऐसा फैलता हुआ नीचे तक आएगा। आपको लाइट की ना अलग अलग रे दिखाई देती है, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि लाइट जब कोलाइड से पास होता है, ये कोलाइडल है, ये क्या है? कोलाइडल। तो जब लाइट कोलाइडल से पास होती है ना, तो मैंने आपको बताया था लाइट को फैला देता है, वो स्कैटर कर देता है। जब लाइट कोलाइडर से जाती है तो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। इसकी वजह से हमें इसका पाथ दिखाई देता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, विजिबल कैन बी रेडली बी स्कैटर, ये लाइट को स्कैटर कर देता है। व्हेन पास थ्रू इट द डिस्पर्सिंग मीडियम, जब कोलाइडल से लाइट पास होती है तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइडल, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइडल दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना और मेरी भाषा लिख लेना अगर आपको ये लैंग्वेज आसान हार्ड लगता हो। व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइडल they scatter the beam of light. This phenomena is called Tyndall effect. Simple एग्जाम्पल देख लो। इन द फॉरेस्ट में जो फॉग के अंदर टिनी ड्रॉपलेट पाए जाते हैं वाटर के, पानी की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती है, विच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड, जो कोलाइड के पार्टिकल के रूप में काम करती है और वो डिस्पर्स करती है एयर में। ड्यू टू दिस टिंडल इफेक्ट, इस टिंडल इफेक्ट की वजह से कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेज आर डेंस फॉरेस्ट। तो जब डेंस फॉरेस्ट से सनलाइट पास होती है ना तो आप इजिली टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो। बस आप डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम्पल तो आपको वैसे भी याद रहेगा। अच्छा, चैप्टर मेनली खत्म हो गया, बट यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके बुक के ना बीच में दिया हुआ है बॉक्सेस में, तो वो भी कर लो। दो एलिमेंट के नाम बताओ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। सुनिए मेरी बात, दो एलिमेंट के नाम बताने हैं जो आपके लिक्विड पर होते हैं रूम टेम्परेचर में। तो मरकरी एंड ब्रोमीन दो ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा कैंडल का एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, हमारे टीचर की टीम बहुत बढ़िया है भाई। देखो मैंने वहाँ, मुझे लगा इन्होंने छोड़ दिया है ना कैंडल वाला एग्जाम्पल, क्योंकि मैं देखो 21 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता था कि वो टॉपिक होना चाहिए, तो मुझे लगा इन्होंने छोड़ दिया टॉपिक, बट इन्होंने यहाँ ऐड कर रखा है, तो टीम बहुत बढ़िया हमारी। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल को जब बर्न करते हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, यही मैंने आपको बताया था, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों होता है। टिंचर क्या होता है? तो इट इज अ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें दो चीज मिक्स होता है, आयोडीन एंड एथिल एल्कोहल। आयोडीन और एल्कोहल याद रखोगे, आयोडीन और एल्कोहल दोनों को मिलाकर बनता है टिंचर, और इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक। जब चोट लग जाता है ना तो आप दवाई लगाते हो एक, जिसको हम डिटॉल वगैरह बोलते हैं, बट डिटॉल कंपनी का नाम है, डिटॉल प्रोडक्ट का नाम है, आप ऐसे समझ लो। उसमें जो लिक्विड है ना वो टिंचर है। टिंचर एक सोल्यूशन है जो कि आयोडीन और एल्कोहल से मिलकर बनता है और एंटीसेप्टिक में यूज होता है। एलॉय क्या होता है? एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर, याद रखोगे, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो मेटल ऑफ मेटल जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाता है। देखिए, जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाता है ना तो उसे एलॉय कहते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के साथ हमें सिल्वर मिला देते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सिल्वर के साथ कुछ और मिला देंगे उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जब एक मेटल में दूसरा मेटल मिला देते हैं तो एलॉय बनता है, ठीक है। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल के और कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते इनके कंपोनेंट्स है बाय फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा। गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है ना 24 कैरेट का होता है, मम्मी से पूछना, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, उससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसमें 22 कैरेट गोल्ड होता है और 2 कैरेट सिल्वर या फिर कुछ और मेटल मिला देते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके।
तो जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाता है तो एलॉय बनता है और ये होमोजीनियस होता है और आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर 2। और बिलीव मानिए इससे बाहर कभी भी किसी के एग्जाम में, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो, आपके इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप पूरा पढ़ के जाना, कंप्लीट वीडियो देख के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ, तो नया वीडियो नया नोट्स लेके आएंगे हमको आपके लिए। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।